दूसरी पार्टीज कि क्या हम इस कांग्रेस रूपी जो जहाज है इस पे हम चढ़े या ना चढ़े। जब ये वो उस तरह से देख रहे हैं कि इसके साथ जाते हैं तो एक एंटी सनातन, एंटी हिंदू छवि उन पार्टियों के ऊपर भी लग रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इससे घबरा रही हैं क्योंकि 22 जनवरी के बाद एक नई जो है ना हवा चल पड़ी है, खासकर सनातन के लिए। सनातन के विरुद्ध जो है कोई एक शब्द नहीं सुनने वाला। सबसे बड़ी विडंबना इस अलायंस में ये रही कि ये दूसरी की थाली में झांक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। कोई हम्म। भी अपनी थाली से नहीं बांटने के लिए तैयार नहीं है। हर एक कांग्रेस कहती है कि मैं जो है पूरे नेशनल पार्टी हूँ, इसीलिए मेरा हक जो है पहला बनता है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव कहता है कि भाई प्रदेश में तो हमारा होना चाहिए, तो पूरे अलायंस को मुझे आगे करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन केसर जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये वही नारा है जिससे ममता बनर्जी थोड़ा सा उन्हें चिढ़ने लगती हैं। देखिए ममता अभी बनर्जी, मैंने देखा राहुल गांधी भी चिढ़ने लग गए। वही तो मैं तभी आपको टोक रहा था कि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अब तो हमारे युवराज, क्या कांग्रेस पार्टी के युवराज, वो भी अब हाँ। उनसे वो हनुमान चालीसा में पंक्ति है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये आज उसी पंक्ति में खड़े हो चुके हैं। जैसे ममता बनर्जी को दुख होता था, आज वो भी बस से उतर उतर कर भिड़ रहे हैं लोगों से। क्यों? वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे कांग्रेस का जो स्वागत क्या जय श्री राम के नारे से नहीं हो सकता? राहुल गांधी जी, आप तो इतनी बड़ी न्याय कर रहे थे, तो क्या आपको अगर जय श्री राम के साथ संबोधित किया जाए, तो क्या वो आप उसको अभिवादन नहीं करेंगे उसका? यहाँ से मानसिकता दिखती है। देखिए अच्छा, ये पवन जी, एक और चीज है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सभी जो इंडिया अलायंस था, ये तो कल तक तो सभी लोग एक साथ थे। अब एकाएक ये क्या हुआ कि ममता बनर्जी परमिशन नहीं दे रही है राहुल गांधी की रैली को? अगर राहुल गांधी की रैली हो भी रही है तो उसी जगह पर टीएमसी की भी रैली हो रही है। देखिए, क्या है ये, क्या चल रहा है पूरा? आपने कहा कल तक ये एक साथ थे। प्रतीक जी, ये कभी एक साथ थे ही नहीं। ये हम्म। पूरी में इसको गठबंधन नहीं, ये मजबूरी बंधन था, बनाने की कोशिश हुई थी। मगर इनमें से एक भी पार्टी, एक भी नेता जो इनके प्रमुख थे ना, चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो डीएमके है, कोई भी जो है अपनी थाली से दूसरी थाली में नहीं देना चाहता था। और मैं पहले दिन से कहता हूँ, ये इंडी अलायंस जो है ये ताश के पत्तों का महल है। जब जब हवा चलेगी ये बिखरेगा ही बिखरेगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। इतना बड़ा मैसेज गया कि आप भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हो और न्याय यात्रा निकाल रहे हो। मतलब देखिए, अपनी पीआर टीम को पूरा लगाया था, सब कुछ किया था, मगर ये अपने अलायंस पार्टनर को संजोकर नहीं रख सके तो वोटर तो दूर की बात है। मैं पता नहीं कहाँ पे, कहीं पे देख रहा था, 350 करोड़ से ऊपर जो पैसे हैं वो इस न्याय यात्रा में खर्च होने वाले हैं। बिल्कुल, और ये पिछला जो यात्रा रही, ये भी पूरी स्पॉन्सर्ड थी एकदम से। जो सेलिब्रिटी वहां पे गए हैं, जो पत्रकारों ने इनको कवर किया है, जो दूर से बोलती थी, आए राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप जानते हो कौन सी पत्रकार हैं? ठीक है, यूपी की नाम पत्रकार। लीजिए ना, डरना तोड़ना है, प्रज्ञा मिश्रा है वो। वो आप जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, और वो अपने मैं आप को टिप्स देती हैं कि भाई पत्रकारिता कैसे की जाती है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल। खुद वहाँ से समेटा है। वो जो बजट आप 350 करोड़ का गिना रहे हैं, उसमें बहुत सा हिस्सा जो है ना, ये योगेंद्र यादव, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, या जो पत्रकार जैसे प्रज्ञा मिश्रा, और कई ऐसे, वो जो जुबेर है, वो, और कई आंदोलनजीवी भी बीच में हैं। उनकी रोजी रोटी जो है ना ऐसी यात्राओं से ही चल रही है आज के टाइम पर। तभी तो
मोदी जी अगर भारतीयों को यहाँ से चाँद पर भी भिजवाने की कोशिश करेंगे ना, इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी, तो ये पत्रकार चाहे वो रवीश कुमार हैं या अभिषार शर्मा हैं या अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जो हैं, ये उसमें भी कमी निकालेंगे कि देखो भाई ये ऐसी फैसिलिटी नहीं दी, ये रॉकेट में भेजा हमें, तो देखो भाई फलानी हमें सूट नहीं दिया। इस तरह से पवन जी, बात। आपने आपने तमाम पत्रकारों का नाम लिया, इतने सारे हो गए। ये पत्रकार नहीं है, ये ये पत्तलकार। प्रवक्ता है। पत्तलकार तो पहले मतलब देखिए प्रवक्ता है ये कांग्रेस पार्टी के। ये अनऑफिशियल प्रवक्ता कह सकते हैं आप इनको, और पत्तलकार मैं इसलिए कहता हूँ, ये जो पत्तल देखकर कि पत्तल में कितना पड़ा हुआ है, ये उस हिसाब से ये अपनी निष्ठा बदलते हैं। आपने हम्म। आशुतोष का नाम देखा, आपने जो ये राजदीप है, ये तो मतलब कई बार जो प्रवक्ता भी नहीं कह सकते कांग्रेस के, हम्म। डिफेंस में जब डिबेट होती है भाजपा और कांग्रेस की, उस वक्त जब कांग्रेस के प्रवक्ता जो चीजें नहीं बोलते हैं, वहां राजदीप जो है इंटरफेयर कर कर वो काउंटर देता है इसको, बीजेपी के तर्कों को। जो उसका प्रवक्ता जब बोल रहा होता है, तो वहां एज ए पूरा अनऑफिशियल कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, और कई बार तो राहुल गांधी ने तो बोल भी दिया था कि इवन जो है राजदीप को कि तुम तो मतलब हमारे प्रवक्ताओं से कई बार बेटर वहां पे जवाब दे देते हो। तो ये जो लोग हैं ये बेनकाब हो चुके हैं, इनको अभी तक पच नहीं रहा। 22 जनवरी का दिन जो है ना इनके लिए मतलब एक जैसे भूचाल आता है ना, कोई अर्थक्वेक, वैसा इनके लिए सदमा है कि ये उस दिन जैसे तिल मिलाए घूम रहे थे कि करें क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे। बाहर निकलते हैं तो जय श्री राम के झंडे चारों तरफ दिख रहे हैं, बाइक्स में रैली चल रही है, राम के नाम धुन बज रही है। ये और रवीश कुमार तो गाड़ी लेकर निकल पड़ा, उस पे स्टोरी बना रहा है, देखो फलाने वहां झंडा लगा हुआ है, वहां कुछ लड़के निकल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, देखो ये आपने आपने मेरे साथ एक सेशन में बोला था कि ये मेल्ट डाउन है इन लोगों का। मिसेस हालांकि हालांकि हम जो हमारा विषय है हम उस पर लौटते हैं। देखिए ये हाँ, चलिए आप ये अपनी बात पूरी मैं कीजिए। थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूंगा। ये सिर्फ मैराथन नहीं है, ये समझ लो इनका एक तरह से बुनियाद जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे ना कांग्रेस हम्म। पार्टी की, ये समझ लो उन्होंने अब हार इन्होंने भी मान ली है। इनके अपने सेशन पर जो इनके जो एक बेस बनाते हैं ना कांग्रेस के, आपने देखा होगा, वो इनकी धज्जियां उड़ाकर जा रहे हैं कि हम कितना कुछ कर लें। वो राहुल गांधी को एक नालायक नेता, मतलब ऑन डिबेट जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, वहां उनको हम्म। बोलते हैं कि किसके लिए हम कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं भारत का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, भविष्य क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या बात करनी है, और हम उसको प्रधानमंत्री बनाने की उसके लिए फील्डिंग लगा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो इनकी अपनी जो है ना 22 जनवरी के बाद अपनी ये खत्म हो चुके हैं, मतलब एक निराश जो है वो सब कुछ हो गया है। अब क्या है कि कांग्रेस के पास बजट है, अब ये उनका गुणगान जरूरी गा रहा है क्योंकि वहां से चेक आएंगे इनको। इसीलिए अदरवाइज इनको अगर पूछेंगे ना कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है 30 से ज्यादा सीटें लेगी, तो ये उनमें भी इनको विश्वास नहीं है कि 30 से ज्यादा कांग्रेस सीटें इस बार ले पाएगी लोकसभा में, उससे कम रहने वाली हैं। आज के टाइम पर पूरा एनडीए अगर पूरा कॉन्फिडेंट है कि 400 पार एनडीए होने वाला है इस बार, इतिहास रचने वाला है इस बार, इतिहास रचने वाला है। तो ये बिल्कुल। जो है मेल्टडाउन हो चुका है। देखिए आप जो आपका टॉपिक है आज का, अगर टॉपिक की तरफ जाएं, ममता हाँ, बनर्जी। मेरे उसी से रिलेटेड पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, जिस जैसे मणिपुर से इन्होंने स्टार्ट करा कि मणिपुर के लोगों को न्याय नहीं मिला है, फिर वहां से इन्होंने स्टार्ट करा, स्टार्ट करते करते पहला जो बड़ा स्टेट था वो आसाम था। असम में हमने देखा किस तरीके के जो हालात थे वो पैदा किए गए। इन जितने भी न्याय यात्री हैं, इन्हें ये यात्री बोलते हैं, तो जो न्याय यात्री हैं इनके द्वारा। अब जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि देखिए, जिस तरीके से उन स्टेट्स में ये जो यात्रा है, या फिर जैसे मान लीजिए अब बंगाल में प्रवेश होने वाला है ना, तो बंगाल से
बंगाल में टीएमसी पावर में है, तो वो इंडिया अलायंस से अलग हो गई। तो क्या ये जो प्रोसेस है वो मुंबई तक चलता रहेगा कि जैसे जैसे न्याय यात्रा अलग अलग स्टेट्स में जाएगी, वैसे वैसे इंडिया अलायंस का एक एक जो पार्टी है वो कम होती जाएगी? मैं आपको एक आपने असम से बात की कि जहाँ इन्होंने एक chaos पैदा करने की कोशिश की, भड़काने की हम्म। कोशिश की और असम सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जबकि मैं एक जवाब दिया था असम के मुख्यमंत्री ने कि मैं लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करूंगा। तो वहां प्रियंक खरगे जो है उनका ट्वीट आया कि अगर आप में हिम्मत है तो अभी क्यों नहीं। तो वहां पे बड़ा अच्छा हाँ, जवाब वो दिया। वो वो मैंने देखा था, हाँ हाँ। आपके दर्शकों को भी बता दूं, वहां लिखा कि अभी हमें राहुल गांधी की जरूरत है लोकसभा के चुनाव में। इवन मोदी जी तक ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी का होना और बोलते रहना हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। तो यहाँ इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ एक पॉलिटिशियन और विपक्ष के पॉलिटिशियन के लिए बेइज्जती की क्या बात होगी कि उसकी विपक्ष की पार्टी जो है, जो मेन आज सत्ता में है, वो चाहती है कि वो नेता बोले और उसके बोलने का असर ये रहेगा कि सामने वाली पार्टी को बेनिफिट हो रहा है। मतलब एक उसके मानसिकता, मतलब उसकी जो लफ्ज हैं वो कैसे होंगे, मतलब उसका ज्ञान कैसा होगा कि वो कुछ बोलता है और विपक्षी पार्टी को बेनिफिट होता है। आज उसी का कारण है कि इनके जो अलायंस पार्टनर है ना, जिन्होंने ये पूरा इंडी अलायंस में को बनाने की, एक साथ करने की सबसे पहले जो पहल की थी ना, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, उधर से साउथ से वो तो बाद में जुड़े, ये जो शरद पवार हैं, इन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी और कांग्रेस को बीच में रखा था। आज इन्हीं हरकतों की वजह से सबसे पहले जो है उसका पीछा जो छुड़ाने की बात हुई वो ममता बनर्जी ने की। आज ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की जो बयानात बीच में चल रहे हैं ना, आज उन्होंने मतलब साबित कर दिया कि ये अलायंस कहीं भी था ही नहीं। सोचिए, हम्म। 2 सीटें पश्चिम बंगाल में, वहीं 2 सीटें देने के लिए अखिलेश यादव तैयार है, अमेठी और रायबरेली का। सिर्फ 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 16 सीटें। सोचो, 200 जो मेन बड़े राज्य हैं, वहीं से जहां 210 सीटें हैं, उसमें से सिर्फ 21 या 23 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को। 200 सीटों में से कांग्रेस का कितनी सीटें मिल रही है लड़ने के लिए? 21 या 22। तो यहाँ मुझे एक चीज बताइए, ये अलायंस आपको लगता है? दूसरा, नीतीश कुमार जो मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का उसको लॉलीपॉप दिया गया था, कन्वीनर तक नहीं बनाया उसको, और उसी ने ये अलायंस इकट्ठा करने की पहले सबसे पहले मतलब एक कोशिश की थी पहल। सरदार। आज आज वो मतलब आज शायद 12 बजे के बाद या कल तक शायद फैसला आ जाए, वो एनडीए का दोबारा पार्ट बन रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये न्याय यात्रा मैं तो कहता हूँ चलती रहनी चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में एंट्री करे, पश्चिम बंगाल का तो इतिहास ही खून खराबे वाला रहा है। अभी सही मजा आएगा टीएमसी और कांग्रेस जब टकराएगी और वहां पे अगर ब्लड वार होती है, फिर इनको पता लगेगा कि उस वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या अन्याय करवाया था टीएमसी ने। तब ये कहते थे ये धर्म की राजनीति करने वाले हैं, ये नाटक रचते हैं। इस तरह से बातें की थी इन्होंने। इंडी अलायंस ने उस वक्त जितनी हिंसा वहां पे हुई थी, इंडी अलायंस ने नकारा था उसको। कहते ये भाजपा वाले साजिश करते हैं। आज जब वही स्वाद खुद चखना पड़ेगा ना कांग्रेस को, तब उनको पता लगेगा कि असल में पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। और मैं कहता हूँ ये जब तक इनकी समापन तरफ जाएगा ना, इंडी अलायंस रहेगा ही नहीं। इंडी अलायंस रहेगा ही नहीं। ये आपके चैनल पे मैंने बोल दिया। अच्छा, अगर ये बात। उसमें साउथ की कुछ पार्टीज होंगी, डीएमके, सीएमके, जो सीपीआईएम है ना, वो शायद इनके साथ हो। बाकी हिंदी राष्ट्रीय हम लोग पहले एक बार बात करते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं ये बात कई कई बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ।
जम्मू कश्मीर में, है ना? सभी को पता है कि कौन कैसे और किस तरीके से जो चुनाव है वो लड़ा जाना है, कौन किसके साथ है, वहां पे साफ है। उसके बाद में हम आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पहले से बना हुआ है। तमिलनाडु में ये लोग डीएमके के साथ हैं ही। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। और मतलब तमाम जो स्टेट, कर्नाटका में इनकी जो सरकार है वो चल रही है। साउथ में अगर हम और भी देखें तो मतलब हर जगह इनका जो चीजें हैं वो एकदम गठबंधन बना हुआ है या फिर इनकी सरकार चल रही है। तो वास्तव में ये जो गठबंधन था उसकी जरूरत, जो इंडिया अलायंस था उसकी जरूरत थी बिहार के अंदर। बिहार से इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। बिल्कुल। बंगाल बंगाल के अंदर, और दिल्ली और पंजाब के अंदर, और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश। ये ये वो स्टेट्स है जहां पर वास्तव में इंडिया अलायंस की इन लोगों को आवश्यकता थी। मतलब बेसिकली कांग्रेस को आवश्यकता थी कि यहीं पर कांग्रेस के जो गठबंधन है वो नहीं है। अब पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो उसने बोल ही दिया है कि हम सारी सीटों पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे। वो भले ही चाहे, मतलब जो भगवंत मान है वो कई बार बोल चुके हैं, अरविंद केजरीवाल है वो कई बार बोल चुके हैं। दिल्ली के अंदर अभी ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन वहां पर भी जो ऐलान है वो जल्द हो जाएगा। बंगाल की बात करें, वहां पर ममता बनर्जी ने बोल ही दिया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ये इंडिया अलायंस है वो उत्तर प्रदेश है, वहां पर अभी सीटें फाइनल नहीं हुई हैं। तो क्या ये जो पूरा का पूरा जो अलायंस है वो ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने आपको मतलब जो मेन मेन जो स्टेट्स थे जहां पर अलायंस की आवश्यकता थी, वो लोग तो वहां पर जितनी भी मेन जो बड़ी पार्टी है वो तो कह रही है कि हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। देखिए, बात मैंने आपको पहले तो स्टार्टिंग में भी ये कहा था उसकी तो जरूरत ही पूरी नहीं होती है। कि ये लाइन बना था कि जो भाजपा के अगेंस्ट वोट पड़ा है, जो उन्होंने पिछले 2019 की बात कही थी, उसको पूरा कंबाइन कर कर एक मत होकर वहां पे हम कैंडिडेट उतारेंगे और जो है मोदी जी को हराना है। इनका इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विजन नहीं है। अगर आप इनके अलायंस में किसी से भी अगर पूछोगे ना कि ये अलायंस क्यों ज़रूरी था, क्यों बनाया आपने? तो एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी कि मोदी जी को हराना है जी, लोकतंत्र बचाना है जी। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। मगर असल मायने में यहाँ इनको लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं था। इनको मतलब देश की कोई विज़न या कुछ ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भ्रष्टाचारी तंत्र को बचाना था। कि हम एकजुट होकर एक-दूसरे के लिए आवाज़ उठाएँगे। ईडी, सीबीआई जो है इनके पीछे लगी हुई है। लालू के बेटे के शायद 27 तारीख कल या परसों तक शायद उसके ऊपर भी रिपोर्ट आएगी। तो यहाँ हर एक आदमी अपनी मजबूरी, अपनी मतलब स्वार्थ के लिए जो है ये एक होने की बात कर रहे थे। मगर सबसे बड़ी विडंबना इस अलायंस में ये रही कि ये दूसरे की थाली में झाँक रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़। कोई हम्म। भी अपनी थाली से नहीं बाँटने के लिए तैयार नहीं है। हर एक कांग्रेस कहती है कि मैं जो है पूरे नेशनल पार्टी हूँ, इसीलिए मेरा हक जो है पहला बनता है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव कहता है कि भाई प्रदेश में तो हमारा होना चाहिए, तो पूरे अलायंस को मुझे आगे करना चाहिए। तो मैं जो सिर्फ़ 2 सीटें दूँगा उत्तर प्रदेश। कितनी? 2 सीटें। तो वहाँ पे भी अब जब ये सीट शेयरिंग की बात आएगी, तो कांग्रेस जब अपना रुख रखेगी कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, 20 से 25 चाहिए या जितने इनका पिछला आंकड़ा अगर तो उस पे बात बनेगी नहीं, तो अलायंस टूटेगा। वहाँ ममता बनर्जी के साथ यही रहा, टीएमसी और जो कांग्रेस है, वहाँ सीपीआई सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी आपस में पहले 36 का आंकड़ा रहा टीएमसी और सीपीआईएम का। अब इस अलायंस की वजह से कोई नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला आकर हमारे गढ़ में सेंध लगा पाए। क्योंकि अगर प्रचार-प्रसार करने जाता है, अगर वो टीएमसी का एरिया है और वहाँ टिकट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल गई है, तो कोई भी अपना वोटर जो है ना, वो दूसरे के झोली में नहीं डालने वाला। आप ऊपर जितने मर्ज़ी अलायंस कर लीजिए, मगर जब ग्राउंड की बात आती है,
तो वहाँ कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर अपनी बनाई हुई जो सत्ता है उसको किसी के हवाले नहीं करेंगे, ये कारण बनेगा हार का। ऊपर से जब राम मंदिर का जब ये उद्घाटन पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आया, खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, वहाँ पर एक जो इन्होंने निमंत्रण अस्वीकार किया है वहाँ पे, तो डिनाई किया है, उसकी वजह से गलत मैसेज गया है जिसमें कांग्रेस को डायरेक्ट खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब ये खामियाजा को देख रही है दूसरी पार्टीज़ कि क्या हम इस कांग्रेस रूपी जो जहाज है, इस पे हम चढ़ें या ना चढ़ें? जब ये वो उस तरह से देख रहे हैं कि इसके साथ जाते हैं तो एक एंटी सनातन, एंटी हिंदू छवि उन पार्टियों के ऊपर भी लग रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इससे घबरा रही हैं। क्योंकि 22 जनवरी के बाद एक नई जो है ना हवा चल पड़ी है, खासकर सनातन के लिए। सनातन के विरुद्ध जो है, कोई एक शब्द नहीं सुनने वाला। जो लोग बड़े-बड़े बयान देते थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह से जो बयान दिए, उन बयानों ने बहुत इनके लिए एक मतलब बड़ी इनको असर पहुँचाया है, इनकी छवि को। तो आज उस छवि को देखते हुए लोग जो है कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने कर लिया है। अखिलेश यादव आज के समय में वो अंदर से उन्होंने माइंडसेट बना लिया है, ये अभी का नहीं, मध्य प्रदेश के चुनाव के समय का ही वो अंतिम तक देखेंगे कि क्या ये इंडिया अलायंस कहीं दम रखता भी है या मुझे इंडिविजुअल जाना चाहिए। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि जब ये यात्रा खत्म होगी ना जिस दिन, तब तक हाँ, इंडिया अलायंस का नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा। सभी अपनी-अपनी अलग-अलग डफली बजा रहे होंगे और सभी जो है इंडिविजुअल लड़ रहे होंगे या कुछ इससे हटकर कुछ 2 पार्टियों का जैसे ममता बनर्जी है, शरद पवार है और अखिलेश यादव, क्या पता ये अपना अलग अलायंस बना दें। इन्होंने कोशिश की भी थी, पीडीए नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया भी था कि हम अलग हुँ, से एक अलायंस बनाएँगे। तो ये पूरी इसकी संभावना है कि ये शायद अपनी अलग-अलग तरीके से एक साथ मिले और कांग्रेस को बाहर कर दें। कांग्रेस अगर किसी के साथ जाएगी तो साउथ में कुछ राज्य जो पार्टी हैं, वहाँ उसके साथ हो सकती है क्योंकि आज कांग्रेस में जो इनकी अपनी विचारधारा थी उसके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और इसको आज चलाने वाले कहीं न कहीं जो है कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग बीच में आ गए हैं और उन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। आज इनका जो निमंत्रण ठुकराना है, ये सबसे बड़ा बैकफायर इनके लिए करने वाला है। ये इसकी आज ये जितना मर्ज़ी नकार लें, जो इन्होंने बोला वहाँ पे कि राम कोई ऐसा हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर आज घर-घर में जो है इनकी असलियत सामने पहुँच चुकी है। अगर ये निमंत्रण में चले जाते, तो कुछ चांसेस बन जाते वहाँ पे। मगर इन्होंने एज़ एक्सपेक्टेड मतलब किसी आम आदमी से भी पूछते नहीं कि कांग्रेस वहाँ पहुँचेगी? तो वो कहते थे कांग्रेस नहीं जाएगी, क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टी। इस तरह से हुँ, लोगों ने ये लोगों के शब्द थे इसके लिए और पीछे जो इनके काम रहे खासकर सनातन विरोधी जो इनके चाहे वो कानून बनाना रहा, चाहे वो वर्शिप एक्ट रहा, चाहे वक्फ बोर्ड रहा, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा, वो आज जब सामने आ रहे हैं लोगों के, आज मतलब जो इनके समर्थक हैं ना, वो भी इनको छोड़कर जा रहे हैं। कई ऐसे जब इन्होंने इन्विटेशन वहाँ पे जाने से मना किया, कई इनके प्रवक्ता, जो हमारे साथ कई बार डिबेट में जब बैठते थे, उन्होंने हाँ, छोड़ दिया, ऑफ़िशियली सामने आकर छोड़ दिया। कई ऐसी जिला की टीमों ने, मंडल की टीमों ने, ग्राउंड लेवल पर जो बूथ लेवल पे इनके काम करते थे, उन्होंने एक ही कहा कि जो पार्टी हमारे राम की नहीं है, हम सोचते थे कि सिर्फ़ भाजपा जो है एलिगेशन लगाती है, इनको बदनाम हुँ, करने के लिए। मगर अब तो ये सामने हमारे सामने आ गया है कि ये लोग जो हैं राम के विरोधी हैं। अगर इनको राम से कोई दिक्कत नहीं थी, उसके मंदिर से दिक्कत नहीं थी, तो इनको जाना चाहिए था। हमारी आस्था को मद्देनज़र देखते हुए जाना चाहिए था। मगर इन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हिंदू कार्यकर्ता थे, उनकी आस्था का भी कोई मतलब उनकी जज़्बातों की कोई कदर नहीं की। उनको जाना चाहिए था। जब उनको ये दिख गया, साबित हो गया कि कांग्रेस जो है एंटी सनातन पार्टी है, एंटी राम पार्टी है, तो उन्होंने उस पार्टी से दरकिनारा ही मतलब उसमें ही अपनी मतलब एक
बोलूँ कि सही समझा उसको, तो आज जो है ये ग्राउंड पे जितना मर्ज़ी 2000 आदमी नहीं थे। आप समझते हो 2000 इनकी मतलब रैली में लोग नहीं आए थे कहीं और जिन-जिन जायगाओं पे आपको ये अगर 25 अगर हम अगर हम थोड़ा-सा मतलब इंडिया अलायंस से इतर बात करें, भारत न्याय यात्रा की, अगर हम दोनों को सेपरेटली देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हो सकता है?